है. Now when we have applied the fin, then after this we compare it with the maximum possible heat transfer, because in the fin you know that as we move forward along the length, the temperature of the fin decreases. The surface of the fin which is near to the wall is at a higher temperature, and surface of the fin which is far away from the wall is at a lower temperature. So because of the regular convection, the temperature of the fin decreases as we move away from the wall. So because of this decrease in temperature, the driving force also decreases, and because of this thing, the rate of heat transfer achieved in the case of fin is less than the rate of heat transfer that can be achieved if the whole fin is at the same temperature, that is the wall temperature. So efficiency tells us how much we are near to the ideality. Obviously, in no sense we can achieve it. We cannot achieve ideality, but how much we are near to this. Okay, that data is given by the efficiency. So when you have the fin, when you apply the fin, then how much this fin is working near to the ideality, near to the ideal mass transfer, that you can determine by the help of efficiency. Just like in thermodynamics, guys, आपको याद होगा thermodynamics में हम डिटरमाइन करते हैं कार्नट एफिशिएंसी. कार्नट एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी है कि कोई इंजन मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है, ये कार्नट एफिशिएंसी बताएगी. अगर कार्नट एफिशिएंसी 35% है तो कोई इंजन मैक्सिमम 35% वर्क ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, भले कितना आइडियल हो. बट आपको ये भी पता होगा कि नो इंजन हैज अचीव्ड कार्नट एफिशिएंसी सो फार. सो कार्नट एफिशिएंसी भी अभी तक किसी ने अचीव करी नहीं है, तो वो हमारे लिए आइडियल एफिशिएंसी है. सो कार्नट एफिशिएंसी क्यों निकालते हैं? ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में मैक्सिमम अचीवेबल एफिशिएंसी है कितनी. ठीक है, पहली चीज. और दूसरी चीज, हमारा टारगेट क्या है कि अगर कार्नट 35% है ना, तो हमें एम करना 35% को. अब 35% को एम करते हुए अगर हम 30 पे पहुंच गए, 32 पे पहुंच गए, बहुत अच्छी चीज है. सेम यहाँ पे कि हमने मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर निकाल लिया. हमें मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के बाद हमें अपना टारगेट पता लग गया. अब इस टारगेट पे हमें जाना है, तो इस टारगेट को रीच करते हुए हम कहीं भी पहुंचे, है ना, हमारा तो बेनिफिट है ना, उसी से एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी फिर. ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है. ओके गाइस, क्लियर हुआ? मैंने पूरी एफिशिएंसी और पूरी इफेक्टिवनेस दोबारा से डिटेल में फॉर्मूला वाइज कैसे लिया था, कैसे सब कुछ करा था, वो सब दोबारा समझा दिया है ना. एंड गाइस रिमेंबर, अगर किसी ने डाउट पूछा है और मैं उसका आंसर कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं सिर्फ उसी का आंसर कर रहा हूं. मैं तुम सबको समझा रहा हूं. यहां मैं तुम्हें समझा रहा हूं और वहां तुम बातें कर रहे हो फालतू की. वैक्सीन का नाम मत लो, वैक्सीन की एफिशिएंसी का नाम मत लो. आज टेस्ट में किसी ने यूज किया था डॉक्टर टीचर, इसलिए वो बोल रहे हैं ये है वो है ना. मतलब क्या क्रैक है क्या यहां से कुछ? पी के आए हो, हैं? पी के आए हो, क्रैक है. यहाँ पे मैं तुम्हें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस समझा रहा हूँ, वहां पे तुम अपनी बातें कर रहे हो. तुमने तुम्हारा अपना चैनल बनाऊंगा, तुम अंदर ही अंदर अपने ग्रुप बना के बात कर रहे हो. मतलब क्या अजीब बंदे हो यार. लिखवा दो डिफरेंस प्लीज. संजीव नीड नहीं है ना, इन दोनों बीच में डिफरेंस एक्चुअल में है ही नहीं. तो तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, बट एज सच ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, ये तो वही बात होगी कि सचिन तेंदुलकर और लेट्स से आमिर खान में क्या डिफरेंस है. अरे भैया, वो अपनी फील्ड का मास्टर, वो अपनी फील्ड का मास्टर, क्या डिफरेंस है, कैसे कंपेयर करें? इसी तरह इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता. ये तो मैंने तुम्हें बता दिया डेफिनेशन समझा के दोबारा अच्छे से, बट एज सच इन दोनों में कोई डिफरेंस, मतलब अलग अलग चीजें, डोमेन ही अलग है, इनमें डिफरेंस नहीं निकाला जा सकता. ठीक है, तो लिखवाने वाली बात तो है ही नहीं, छोड़ो उसे. ठीक है, मोदी जी वैसे राहुल गांधी, अच्छा ये कितनी गलत बात है. मोदी का जी लगा, राहुल गांधी क्या मतलब तुम्हारे चाचा लगते हैं जो राहुल गांधी लिखा है, उसका जी लगाओ, राहुल गांधी जी लिखो पूरा. राहुल गांधी वैसे बोल रहे हैं भाई साहब जैसे बिल्कुल पड़ोस में हमारे रहते हैं, शर्मा जी का बेटा राहुल गांधी, राहुल गांधी बोल रहे हैं. मोदी जी वैसे राहुल गांधी है, और राहुल बाबा भी नहीं, राहुल गांधी. तो कोई इज्जत नहीं हमारे देश के पॉलिटिशियंस की. कम से कम उम्र का लिहाज कर लो. उनकी एज कितनी है? मेरे ख्याल से 46 47 की हो चुके हैं वो अब तक. नहीं 51 के तो नहीं हो यार, इतने ज्यादा हो गया. 46 47 के आसपास हो गए. सुमन सौरभ कह रहा है अभी शादी भी नहीं हुई. हाँ, तुम्हें वो पोस्ट कार्ड भेजेगा ना शादी का, ग्रीटिंग कार्ड देगा, अभी मेरी शादी है, सुमन जरूर आना है. तुम्हें क्या पता शादी हुई या नहीं हुई? अब तो भैया तुम्हें इनवाइट नहीं किया, उनकी शादी नहीं हुई, बताओ. है ऐसा थोड़ी ना होता है. देखो भाई, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म ऐसी बातें नहीं करते, है ना. तो वापस लेते हैं अपनी सारी बातें, अपने हंसने वगैरह सब वापस ले लो, है ना. वी स्ट्रांगली अपोज दिस थिंग्स. ओके, दोनों नेता बहुत अच्छे हैं, दोनों ने बहुत अच्छा देश के लिए काम किया है और दोनों ही आगे बहुत अच्छा काम करेंगे. सो हमारी बधाई है दोनों को. ठीक है, हम अपना फोकस करते हैं हीट ट्रांसफर पे और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सिस्टम पे, जो भी है लम्प्ड पैरामीटर मॉडल. हम बहुत करेंगे, करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है. थर्मोमीटर नहीं, थर्मोमीटर नहीं है. ठीक है, सो गाइस एक सॉलिड बॉडी है. ठीक है, दिस इज द सॉलिड बॉडी. ये सॉलिड बॉडी है. दिस सॉलिड बॉडी, ये जो सॉलिड बॉडी है, ऑब्वियसली मान लो अगर सेंटर पे कोई टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को इस पॉइंट तक जाने में, मतलब वॉल तक जाने में, इफ देयर इज सम टेम्परेचर एट द सेंटर, देन टू रीच टुवर्ड्स द वॉल इट हैज टू फेस सम रेजिस्टेंस, है ना. बिकॉज़ अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ेगा. और डिफरेंट डायरेक्शन में वो रेजिस्टेंस डिफरेंस भी हो सकता है, बिकॉज़ थर्मल कंडक्टिविटी क्या पता डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो. ठीक है, तो ये सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर ये किसी टेम्परेचर पर है. अब गाइस अगर मैं मान लेता हूं कि इस सॉलिड बॉडी की जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली क्यू क्या होता है? क्यू विल बी माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स.
अगर थर्मल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। और दूसरे शब्दों में अगर थर्मल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर, ठीक है, क्या होता है, L अपॉन K। अगर थर्मल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। When guys, if resistance is very less, thermal conductivity is very high, I can say now that whatever is the temperature at the center, roughly the temperature throughout remains the same. मतलब पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है हर पॉइंट पे वो टेम्परेचर लगभग सेम है, उस टेम्परेचर का जो ड्रॉप है वो ड्रॉप ना के बराबर है। ओके, सो आई विल कंसीडर अ सॉलिड बॉडी। ओके, मैंने यहाँ पे सर्कल बनाई है बट सर्कल नहीं है, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। सो आई कंसीडर सॉलिड बॉडी सच दैट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉलिड बॉडी इज वेरी वेरी हाई, and when the thermal conductivity is very very high, the resistance offered by the solid body towards the conductive heat transfer will become very very less. And if resistance becomes very very less, I can say that whole body must be roughly at the same temperature. So whatever is the temperature here, same is the temperature there, same is the temperature there, everywhere temperature क्या है, same है। So this is the case that we are considering, इस केस को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। Now ये जो solid body है, ये solid body बाहर सराउंडिंग में रखी हुई है, यहाँ पे सराउंडिंग है, ओके, और सराउंडिंग में जो एयर है उसका भी कुछ टेम्परेचर है। So let's say this is the layer, this is the layer of air which is present, this is the layer of air present, okay, ये वो layer of air है जो present है। अब जो भी हीट ट्रांसफर होगा इस बॉडी के बाहर, है ना, पहले तो बॉडी के अंदर था, बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है, कंडक्शन से, बट क्योंकि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर बहुत कम है तो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी सेम टेम्परेचर पर है। तो अब जो टेम्परेचर होगा वो बाहर होगा सराउंडिंग में, ठीक है, सराउंडिंग में, मतलब इस बॉडी के बाहर होगा सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है ऑब्वियसली सराउंडिंग का कुछ कम टेम्परेचर है, मान लो T इंफिनिटी, वोल्ट का कुछ अलग टेम्परेचर है, मान लो TW, तो वोल्ट के टेम्परेचर से सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से हीट ट्रांसफर होगा, एंड दैट इज थ्रू दिस कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो बेसिकली दो टाइप के हीट ट्रांसफर थे, वन इज कंडक्टिव हीट ट्रांसफर एंड वन इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, बट I taken some assumption with the help of which the conductive heat transfer is almost neglected, and now we are focusing only on the convective heat transfer. दो तरह के हीट ट्रांसफर थे, पर हमने कुछ assumption ले ली और दो तरह के हीट ट्रांसफर को सिर्फ एक में ही कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को लगभग नेग्लेक्ट कर दिया। इस तरह के मॉडल को बोला जाता है लंपिंग करना, लंप्ड पैरामीटर मॉडल, ठीक है, जहां पर मुझे कई सारी बातों का ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है। जब मुझे एक से ज्यादा बातों का ध्यान रखना है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या जिसे मैं अभी देख सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ, उसी को सोल्व करते हुए बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। इस चीज को बोलते हैं लंप्ड पैरामीटर मॉडल, लंपिंग करना, ठीक है, मतलब एक पे ध्यान देना और दूसरे को कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना कि वो नेग्लेक्ट हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। सो दैट्स कॉल्ड लंपिंग, लंप्ड पैरामीटर मॉडल, है ना। ये चीज आप रेजिस्टेंस के लिए बोल सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, वन इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस एंड अदर इज कंडक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस। बट आई क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर द थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज़ ऑफ व्हिच द रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन becomes very very less and only the convection resistance remains. Okay, so out of the two resistance and I am focusing only on one and I have neglected the other, that is also called lumping करना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं lumped parameter model. So this is the example which is there in our syllabus. ये हमारे syllabus का example है और इस example से बहुत सारे questions स्टेट में पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको सारा ही लिखवा देता हूँ, आप एक बार लिख लो, फिर इसमें एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, ठीक है। So write down, let us consider a solid body, let us consider a solid body whose material is having, let us consider a solid body whose material is having very high value of thermal conductivity. Let us consider a solid body whose material is having a very high value of thermal conductivity. Whose material is having a very high value of thermal conductivity. A very high value of thermal conductivity. Full stop. As the resistance due to conduction, as the resistance due to conduction is inversely proportional to, as the resistance due to conduction is inversely proportional to, as the resistance due to conduction is inversely proportional to the thermal conductivity, is inversely proportional to the thermal conductivity. That's why resistance due to conduction is inversely proportional to thermal conductivity. That's why the resistance due to conduction becomes very very small. That's why the resistance due to conduction becomes very very small. कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो ना। That's why the resistance due to conduction becomes very very small. ठीक है, अब लिखते लिखते मत लिख देना, कोई बात नहीं होगी, इट्स ओके, कई डेफिनेशन में भी चिपका दो साथ में, ठीक है। तो मैं वोगिश को बता रहा था, उसने भी ज्वाइन किया है, इसलिए मैं उसे कह रहा था कि इट्स ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कि तुम भी डेफिनेशन में टेक केयर वोगिश, टेक केयर योरसेल्फ चिपका दो। सो रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल एज द थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई। यही से कर लो, शुरू कोई दिक्कत नहीं, शुरू से करो, ठीक रहेगा, है ना, शुरू से कर लो। ओके गाइस, रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज़ थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। ये पॉइंट तो सबने लिख लिया होगा, क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट पॉइंट, एज रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, एज रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, as resistance is very small, there is no temperature gradient over the surface of the lump. As resistance is very very small, as resistance is very very small, there is no temperature gradient over the surface of the lump. As resistance is very very small, there is no temperature gradient over the surface of the lump.
लंप मतलब किसी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, उसको बॉडी बोल सकते हैं। जैसे लिक्विड और फ्लूइड, लिक्विड और गैस को बल्क बोल देते हैं, इसी तरह सॉलिड को कई बार लंप बोल देते हैं, लंप। ठीक है, इस तरह इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं वर्ड लंप सम। ठीक है, सम आ जाता है वहां पे, सम क्या लगा दिया, लंप, लंप सम मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो लंप यूज करके एज रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, देयर इज नो टेंपरेचर ग्रेडियंट ओवर द लंप। ठीक है, दैट्स व्हाई द टेंपरेचर ओवर द सरफेस ऑफ द लंप इज कांस्टेंट एवरीवेयर। दैट्स व्हाई द टेंपरेचर ओवर द सरफेस ऑफ द लंप, that's why the temperature over the surface of the lump, that's why the temperature over the surface of the lump is constant everywhere. That's why the temperature over the surface of the lump is constant everywhere. निमिष सिर्फ सरफेस या होल बॉडी? निमिष यहाँ पे मेरा सरफेस बोलने का मतलब है पूरी बॉडी। यहाँ पे जहाँ मैंने सरफेस लिखा है, इस सरफेस का मतलब है पूरी की पूरी बॉडी, होल बॉडी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। देखो स्टेप समझो इस चीज को, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक टेम्परेचर है, सपोज करो टी सी मतलब टेम्परेचर एट दी सेंटर, और यहाँ पे टेम्परेचर है लेट्स से, मैं इसको एक बार इस तरह से करूँ तो ये मैंने बना दिया यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर मेरा टेम्परेचर है, अभी क्या है, आगे मैं टेम्परेचर नहीं बना रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटर में टेम्परेचर है टीसी, और इसके बाद इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर की वजह से जो भी हीट ट्रांसफर होगा, ओके, वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी अपना रोल प्ले कर रहा है, देयर इज सम रेजिस्टेंस दैट इज प्लेइंग अ रोल। सो बिकॉज़ ऑफ द रेजिस्टेंस व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ग्रेडियंट बनता है, और वही ग्रेडियंट आगे हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो टीएस है, टीएस मतलब सरफेस का टेम्परेचर, तो सेंटर से लेके सरफेस तक बीच में रेजिस्टेंस लाई करता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस का रीजन है, रेजिस्टेंस लाई करता है, और ये जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस की वजह से ग्रेडियंट डिसाइड होते हैं, और यही ग्रेडियंट होते हैं जो अल्टीमेटली हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। बट जैसे ही मैंने बोला कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, जैसे मैंने ऐसे बोला, तो सेंटर में तो टीसी था, बट क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ये ड्रॉप नहीं होगी, बिकॉज टेम्परेचर ग्रेडियंट से नहीं बनेंगे। हो सकता है कि वो सरफेस का टेम्परेचर इतना ही हो, ड्रॉप हो ही ना, और ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो लगभग सेम ही आए। तो इसमें क्या चीज है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। ओके, तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा, टेम्परेचर ड्रॉप उतनी कम बनेगी। ओके, और टेम्परेचर ड्रॉप जितनी कम बनेगी, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो एक तरह से उतना ज्यादा है। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि पूरी बॉडी सेम टेम्परेचर पर है। If resistance exists, temperature gradient exists, and rate of heat transfer is there, and temperature drop is also there. But when temperature becomes very, resistance becomes very very less, okay, then conduction becomes very easy. तो temperature drop करेगा ही क्यों? Temperature drop करता इसलिए है क्योंकि resistance होता है। Temperature की वजह से heat तो flow कर रही है, अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो कोई drop भी नहीं होगा। But अगर कोई रोकने वाला है तो drop होगा, और drop होगा तो gradient होगा। ठीक है, तो जब resistance ही नहीं होगा, gradient भी नहीं होगा, तो drop भी नहीं होगा। जो temperature center पर है, वही temperature surface पे होगा, है ना? यही point हमने यहाँ पे लिखा है, फिल्म थ्योरी की तरह एक तरह से। सबसे पहली चीज, तो जब भी टीचर से डाउट पूछे, किसी भी टीचर से, ये नहीं बोला कि सर आपने बोला था, है ना, बिकॉज तुम नालायक इतने बड़े हो, तुम समझते कुछ और नाम टीचर को लगाते हो, सर आपने बोला था, है ना, कभी भी ऐसा नहीं बोलते टीचर से पूछते टाइम सर आपने बोला था, है ना, क्योंकि अगर तुम उस रिकॉर्डिंग को सुनो ना दोबारा तो तुम्हें समझ आएगा टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था जैसा तुम सोचते हो। तुम पापी हो, तुम सुनते कुछ और हो, फिर बोलते हो नाम लगाते हो टीचर का, आपने बोला था सर। हम है सर दूध के खुले हुए, हमने आज तक कुछ गलत काम नहीं किया, जो किया है सर आपके बोलने से किया हमने, है ना। सर आपने बोला था वेयर देयर इज रेजिस्टेंस देयर इज ट्रांसपोर्ट, मैं आज भी बोलता हूँ ये चीज, तो मैं आज भी बोलता हूँ, वेयर देयर इज रेजिस्टेंस देयर इज ट्रांसपोर्ट, मैं तो आज भी यही बोलता हूँ। जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ ट्रांसपोर्ट है, जहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है वहाँ ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, इधर रेजिस्टेंस नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, क्या मैंने अभी इस टॉपिक में एक बार भी ऐसे बोला कि रेजिस्टेंस नहीं है? क्या मैंने ऐसा लिखवाया कि रेजिस्टेंस नहीं है? ना मैंने ऐसा बोला कि रेजिस्टेंस नहीं है, और ना मैंने ऐसा लिखवाया कि रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने तो इतना बोला है कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, और अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हीट कैन इजीली ट्रांसफर, एंड इफ हीट कैन इजीली ट्रांसफर देन टेंपरेचर विल रफली बी सेम। मैंने तो ये भी नहीं बोला कि टेंपरेचर थ्रू आउट सेम है, मैंने तो यहाँ पे प्रोफाइल में देखो इस लाइन को भी सीधा नहीं बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाया है, थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाया है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि टेंपरेचर रफली सेम है पूरी बॉडी का, रफली टेंपरेचर इज सेम बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, और जहां तक इस पॉइंट की बात है तो नालायक मैंने क्या समझाया था कि वो फैक्टर्स जो कि हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं अदर देन द ड्राइविंग फोर्स, अगर वो फैक्टर ही एग्जिस्ट ना करे तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझाया था मैंने। द प्रेजेंस ऑफ दोस फैक्टर्स on which the heat transfer rate or flux depends other than the driving force is compulsory. If those factors are not present, then heat transfer cannot happen. So in this case, what are the factors? The factors are L, K, A. These are the three factors. अगर ये तीनों फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। मतलब बॉडी का एरिया नहीं है, बॉडी की लेंथ नहीं है, बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है ही नहीं। बॉडी का एरिया नहीं है, बॉडी की लेंथ नहीं है, और बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है। अगर ये तीनों फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो मैंने बोला था हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और आप मुझे बताओ, अगर बॉडी की लेंथ नहीं है, बॉडी का एरिया नहीं है, बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, हीट ट्रांसफर होगा क्या? लगता है होगा ऐसा। एक बॉडी ऐसी है जिसका लेंथ नहीं है,
एरिया नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, उसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक तो मैंने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ दोस फैक्टर्स या फिर प्रेजेंस ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट या प्रेजेंस ऑफ मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट मेक्स द प्रोसेस एलिजिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये तो बताया था मैंने कुछ और नहीं बताया, तो मास में भी बताता हूँ मैं, इसमें हीट में भी बताता हूँ। अगर ये फैक्टर्स रहेंगे तो हीट एंड मास ट्रांसफर होगा, अगर ये फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो ड्राइविंग फोर्स कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मैं तो याद ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे बातों को समझने के लिए ना कुछ बच्चों को कम से कम 2 बार लेक्चर अटेंड करने चाहिए। मैं बोल बहुत कुछ जाता हूँ, लिखवाता कम हूँ थोड़ा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम अगर दूसरी बार सुनोगे तो तुम उसको भी लिख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को दोबारा सुन लिया करो, बहुत बेनिफिट है तुम्हारा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। लेसर इज द रेजिस्टेंस, लेसर विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप, इजियर इट विल बी फॉर द हीट टू कंडक्ट। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उतना ही हीट के लिए आसान होगा आगे कंडक्ट करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इजियर इट विल बी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, मोर द रेजिस्टेंस मोर द टेम्परेचर ड्रॉप मोर डिफिकल्ट इट विल बी फॉर द हीट टू कंडक्ट, ठीक है। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना कि पूरी बॉडी लेसर इज द रेजिस्टेंस, लेसर विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप, इजियर इट विल बी फॉर द हीट टू कंडक्ट। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उतना ही हीट के लिए आसान होगा आगे कंडक्ट करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इजियर इट विल बी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, मोर द रेजिस्टेंस मोर द टेम्परेचर ड्रॉप मोर डिफिकल्ट इट विल बी फॉर द हीट टू कंडक्ट, ठीक है। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना कि पूरी बॉडी लगभग सेम टेम्परेचर पर है, द होल बॉडी इज रफली एट द सेम टेम्परेचर। नाउ इफ दिस बॉडी इज एट अ टेम्परेचर व्हिच इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, अगर ये बॉडी एक ऐसे टेम्परेचर पर है जो कि सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, सो दिस बॉडी विल लूज हीट टू द सराउंडिंग, है ना, ऑब्वियस बात है, ये बॉडी सराउंडिंग अपनी हीट लूज करेगी। तो इसका जो एनर्जी बैलेंस आएगा सोच के देखो एक बार कैसा आएगा एनर्जी बैलेंस। इस बॉडी ने अपनी जितनी एनर्जी लूज की इज इक्वल्स टू जितना हीट ट्रांसफर हुआ बाय कन्वेक्शन। यही होगा कि इस पॉइंट से बॉडी के सरफेस से सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज हैपनिंग बाय कन्वेक्शन, एंड कन्वेक्शन के थ्रू जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू द हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। तो बॉडी अपनी जितनी हीट लॉस करेगी उतनी ही हीट बाहर कन्वर्ट होगी, दिस इज द हीट ट्रांसफर, वेरी सिंपल, है ना। सो let's write down the heat balance, एक बार heat balance लिख लो सारे। applying the energy balance, heat convected away from the body to the surrounding, heat convected away from the body to the surrounding must be equals to the heat lost by the body, ठीक है। दिस इज योर एनर्जी बैलेंस, है ना। कॉमन सेंस तो ये बोलती है जितनी हीट जाएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू जितनी हीट उसने लॉस करी। ओके, सो रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन गाइस, व्हाट इज रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन? इट इज H A delta T, delta T मतलब बॉडी टेम्परेचर माइनस द सराउंडिंग टेम्परेचर, H इज द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड A इज द एरिया ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की शेप क्या है नहीं पता, जो शेप होगी अकॉर्डिंगली एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, श्योर, इट्स ओके। सो दिस इज द रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन। नाउ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी, बॉडी इनिशियली किसी टेम्परेचर पे थी, है ना, Ti पे, अब जब इसने हीट लॉस कर दी तो अब ये किसी दूसरे टेम्परेचर पर आ गई। तो बॉडी का ही एक स्टेज से दूसरे स्टेज की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से हीट ट्रांसफर के अंदर लाई करता है, कंडक्शन के अंदर, कन्वेक्शन के अंदर या बल्क मोशन के अंदर? क्या लगता है किसके अंदर लाई करेगा ये चीज, है ना। तीन ही मोड पढ़ाए मैंने आपको अभी तक, रेडिएशन तो पढ़ाया नहीं मैंने, तीन मोड पढ़ाया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, बल्क मोशन, तीन मोड पढ़ाया मैंने आपको। कंडक्शन है नहीं, conduction is not there. Why? Because I have considered the thermal conductivity to be very very high and that's why the resistance due to conduction is very very low, that's why conduction heat transfer is not there. दूसरा मोड पढ़ाया था मैंने convection. Convection is when heat transfer takes place from one body to another body, so that exchange of energy between the two mediums or between the two bodies takes place by convection, है ना, such that one of the medium is fluid. And third मैंने पढ़ाया था bulk heat transfer या bulk motion heat transfer, है ना। वो क्या था, that whenever because of convection one of the medium or one of the body feels the change in energy, maybe increase in energy or decrease in energy, then that becomes the bulk motion heat transfer or bulk heat transfer. Example मैंने इसका दिया था heat exchanger से, that in the case of heat exchanger there are two fluids, hot fluid and cold fluid. If hot fluid exits at TH2 and hot fluid enters as TH1, so this difference multiply by Cp multiply by M will give you the rate of heat transfer. If you remember, this is the heat lost by the hot fluid, and similarly we can calculate the heat gained by the cold fluid. तो जब हम दोनों टेम्परेचर्स एक ही बॉडी के लिए या एक ही मीडियम के लिए डिफाइन करते हैं तो वो किसके कैटेगरी में आता है? वो आता है बल्क मोशन हीट ट्रांसफर की कैटेगरी में या बल्क हीट ट्रांसफर की कैटेगरी में। यहाँ पर ये दोनों टेम्परेचर्स एक बॉडी के लिए डिफाइन नहीं है, ये टेम्परेचर हमारी सॉलिड बॉडी के लिए डिफाइन है और ये टेम्परेचर सराउंडिंग के लिए डिफाइन है। That means from one medium to another medium, from one body to another body, या फिर from one body to another medium, whenever the heat transfer takes place, that takes place by the convection, जहाँ हम दोनों टेम्परेचर्स की बात करेंगे। और जब दोनों के दोनों टेम्परेचर्स एक ही चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं
दोनों टेम्परेचर गैस के हैं, दोनों टेम्परेचर लिक्विड के हैं, या दोनों टेम्परेचर सॉलिड के हैं, तो दैट विल बी बल्क हीट ट्रांसफर या बल्क मोशन हीट ट्रांसफर। ये मैंने आपको शुरू में ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर भी जो हीट लॉस है, दैट हीट लॉस इज बाय द बॉडी। ओके, वो हीट लॉस किसकी वजह से है? बॉडी की वजह से है। ठीक है, so what is the heat lost by the body? mcp theta, ऐसे मैंने फॉर्मूला mcp theta, so that is m. Now I can define m as m, but there is one more way to define m. Mass can be defined as density into volume. मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, उसको डिफाइन करने का एक रीजन है, बताऊंगा मैं। मास भी मैं लिख सकता हूँ उसको, और रो इनटू वी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, so this is m, m into cp। ठीक है, ये हो गया हीट कैपेसिटी। so m into c, that is heat capacity into theta. so that theta is not, you can say कि कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है। इनिशियल टाइम पे कुछ और था, बाद में कुछ और है। तो अगर मैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ध्यान देता हूं, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि इनिशियल टेंपरेचर था Ti और फाइनल टेंपरेचर था, मान लो बॉडी का, सपोज करो कुछ भी Tf मान लिया। तो एक तो हीट बैलेंस ये है मेरे लिए, ठीक है, बट एक दूसरा हीट बैलेंस मेरे पास ये भी है कि अगर मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है बॉडी को कूल होने में, या कितना टाइम लगेगा बॉडी को एक पर्टिकुलर टेंपरेचर अचीव करने में, अगर मैं टाइम को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन में मैं टाइम को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ बाय दिस, कि टेंपरेचर ऑफ द बॉडी व्हिच वेरीज वर्सेस टाइम, टाइम के साथ जो वेरिएशन है, अगर उस टाइम के वेरिएशन को ट्रैक करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। तो मेरी नीड पे डिपेंड करेगा, मुझे नीड क्या है ना। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मुझे टाइम की नीड है। आई वांट टू नो दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द बॉडी टू रीच ए पर्टिकुलर टेंपरेचर। अगर इनिशियली बॉडी 100 डिग्री पे थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना टेंपरेचर लगेगा बॉडी को 50 डिग्री तक आने में। आई वांट टू नो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और बहुत जगहों पे ये टाइम कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एनर्जी बैलेंस में आई एम मोर इंटरेस्ट इन द टाइम। दैट्स व्हाई मैंने इनिशियल फाइनल टेंपरेचर को माइनस करने के बजाय एक टाइम का रिस्पेक्ट में टेंपरेचर का यहाँ पे ग्रेडियंट दे दिया। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन डू दिस। राजेश सर, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना? राजेश, आप इसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि डायरेक्टली टेंपरेचर से लिंक होती है, और अगर टेंपरेचर वेरी करेगा तो इंटरनल एनर्जी तो वेरी करेगी ही। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी से लिख सकते हो, या फिर रेट ऑफ हीट लॉस भी से बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी इसे नाम दे सकते हो। ओके, या फिर इसे एक तरह से आप एक्यूमुलेशन लॉस भी बोल सकते हो, लॉस इन दी एक्यूमुलेटेड एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हो। बिकॉज जितनी एनर्जी बॉडी के पास थी वो तो एक्यूमुलेटेड थी ना किसी ना किसी रीजन से, अब वो लॉस हो रही है, सो दैट कैन बी लॉस इन एक्यूमुलेटेड एनर्जी। आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, आप इसे कैसे समझना चाहते हो, जैसे भी समझो। अल्टीमेटली सब कॉमन सेंस है, चीजें समझ आनी चाहिए, नाम कोई भी हो, है ना, राम हो श्याम हो, क्या फर्क पड़ता है, नाम लेने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ भी हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इज व्हाट mcp थीटा। So what is m? Density into volume. What is cpc and what is theta? dt by dt. Why I have considered dt by dt? Because I am interested in the time. I want to know how much time it will take for the body to reach from initial temperature to this final temperature. मैं time interested हूँ इसलिए derivative लगा दिया। Okay, so guys, is it clear to everybody now? Energy balance. I have invested sufficient time on this energy balance so that it gets clear to everybody around here. टाइम किस पे डिपेंड करता है हर्षद? हम वो नहीं सोच रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस टाइम के साथ साथ जो टेंपरेचर ऑफ द बॉडी वो कैसे चेंज हो रहा है। dt by dt क्या बताएगा? dt by dt बताएगा कि विद द टाइम हाउ द टेंपरेचर ऑफ द मटेरियल इज चेंजिंग। हम डिपेंडेंस भी देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं, वेरिएशन हाउ द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी वेरीज विद द टाइम, ये इसका मतलब है। ये कोई डिपेंडेंस नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ वेरिएशन बता रहा है, डेरिवेटिव में वेरिएशन बता रहा है। ठीक है, हाउ द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी वेरीज विद द टाइम, वो हम देखना चाहते हैं। सो गाइस, गो फॉर इट। मुझे बताओ टाइम का क्या एक्सप्रेशन आएगा, जस्ट इंटीग्रेट दिस एंड टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो टेंपरेचर वो Ti है, और टाइम t इज इक्वल टू t पे जो टेंपरेचर है वो T है। दीस आर द बाउंड्री कंडीशंस, जस्ट यूज इट टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन। गो फॉर इट।
ये एक्सप्रेशन आ रहा है सबका? और यहाँ पर मैंने TW लिखा है, ठीक है, ये TW यही वाला टेम्परेचर है T, मैंने यहाँ पे T लिख दिया, तो इसको आप TW बना दो या फिर यहाँ से W हटा दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है, ठीक है। सो वेदर यू पुट T हियर both sides or you put TW on both sides, it's one and the same thing, ठीक है। इट्स अ वेरिएबल टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन इंटीग्रेट, तो वो वेरिएबल टेम्परेचर है जिसकी हेल्प से आप इंटीग्रेट करोगे। माइनस आर आर, देखो यहाँ पर ये जो चीज है ये तो ओके है, रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन है। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है रो वी सी डी टी बाई डी टी, गाइस ये जो ग्रेडियंट है टाइम का, ये ग्रेडियंट तो नेगेटिव है ना, बिकॉज टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं कर रहा, टाइम के साथ साथ तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अब ये ग्रेडियंट नेगेटिव है, और हीट ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर हो, कोई दूसरा ट्रांसफर हो, कभी भी अगर नेगेटिव ग्रेडियंट होता है तो उस नेगेटिव ग्रेडियंट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से तो मल्टीप्लाई करती है, तो यहाँ पे एक माइनस भी आएगा जस्ट टू मेक दिस नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रेडियंट है टेम्परेचर के टाइम के साथ ये नेगेटिव है, व्हाई? बिकॉज टाइम के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे x के साथ साथ डिक्रीज करता था ऐसे टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, तो जस्ट टू मेक दिस नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव वी पुट ए माइनस साइन हियर, ठीक है। So HA into T minus T infinity is equals to minus rho VC into dt by dt. So मैंने क्या किया, मैं ले गया टाइम को वहां पे, ठीक है, और बाकी सब पैरामीटर को यहाँ ले आया, rho VC divided by HA dt divided by T minus T infinity। अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दी, क्या बना इंटीग्रेशन करके T is equals to minus rho VC by HA and dt by T minus T infinity will give me ln of T minus T infinity, ठीक है। और यहाँ से मैंने इन सारे पैरामीटर को वहां ले गया और log को भी उधर कर दिया, so that will give me minus HAT divided by rho VC is equals to ln of T minus T infinity, है ना। और गाइस एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आ जाएगा, वो लगा दो या फिर यही लिमिट लगा दो कि 0 से T और यहाँ पे Ti से T, तो 0 से T में तो इसका से T बनेगा और यहाँ पर इट विल बी T minus T infinity divided by Ti minus T infinity, ठीक है, यही पे लिमिट लगा लो या फिर बाद में आप बाउंड्री कंडीशन लेके सोल्व कर लो, एक ही बात है। So T minus T infinity divided by Ti minus T infinity, ln उधर ले गए तो मेरे पास आंसर आ गया T minus T infinity divided by Ti minus T infinity is equals to exponential of minus HA into T divided by rho VC, ठीक है। So this is the what? This is temperature distribution equation। ये मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला temperature distribution equation, temperature distribution equation, है ना। और ये क्या है? ये टेम्परेचर का फंक्शन बताती है in terms of time, टेम्परेचर का फंक्शन बताती है in terms of time।
गाइस इसे याद रखना है, इसे याद रखना है। इजी टू रिमेंबर, आसान है याद करना, मुश्किल नहीं है। t minus t infinity divided by ti minus t infinity is equal to exponential of minus h a t into rho vc। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये v है ना, v और a, ये v क्या है? वॉल्यूम, a क्या है? एरिया। तो जो रेशो है ना वॉल्यूम बाय एरिया का, वॉल्यूम बाय एरिया का जो रेशो है, इस v by a की जगह हम इसको डायरेक्टली l सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वॉल्यूम बाय एरिया एज द लेंथ ओनली। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वॉल्यूम इज लाइक मीटर क्यूब, एरिया इज लाइक मीटर स्क्वायर, एंड मीटर क्यूब बाय मीटर स्क्वायर इज बेसिकली मीटर, है ना। अब वो अलग बात है कि l की वैल्यू सबके लिए होगी डिफरेंट, ठीक है, वो अलग बात है। जैसे कि अगर मैं मान लो ले लेता हूँ क्यूब, क्यूब ले लिया, सो क्यूब के लिए वॉल्यूम कितना, क्यूब के लिए जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी a क्यूब। क्यूब के लिए एरिया कितना, एरिया विल बी 6a स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी a by 6। ठीक है, इन द सेम वे मान लेते हैं अगर मैंने लिया स्फीयर, स्फीयर, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई r क्यूब, एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? r/3 या फिर d/6। इसी तरह मान लो हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड सिलेंडर, स्टैंडर्ड सिलेंडर। स्टैंडर्ड सिलेंडर क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड सिलेंडर मतलब होता है जिसके अंदर जो हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर होती है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सिलेंडर। तो स्टैंडर्ड सिलेंडर के लिए गाइस वॉल्यूम कितना, पाई r स्क्वायर इनटू h, r स्क्वायर इनटू h, r इज d/2 दैट इज d स्क्वायर बाय 4, तो पाई इनटू d स्क्वायर इनटू h डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया यहाँ पे क्या होगा? इट इज 2 पाई r h एंड दैट इज पाई dh प्लस 2 पाई r स्क्वायर मतलब कि पाई d स्क्वायर। सो क्या बना, पाई बाय 4, ये l भी d के बराबर है, बना d क्यूब डिवाइडेड बाय पाई dh, dh क्या बना d स्क्वायर, पाई d स्क्वायर प्लस पाई d स्क्वायर 2 पाई d स्क्वायर। सो d क्यूब से d स्क्वायर कैंसिल, क्या बन जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, 4 और 2 बन गया 8, ये बना d/8 लाइक दिस। ठीक है, सो अलग अलग शेप्स के लिए आई मे हैव अलग अलग वैल्यू ऑफ दी एल वैल्यू, एल वैल्यू सबके लिए अलग अलग आएगी। ठीक है ना। अब सिलेंडर में भी ऐसा हो सकता है कि जो हीट ट्रांसफर है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से हो, और ऐसा हो सकता है कि जो हीट ट्रांसफर वो सिर्फ एंड से हो। वो क्वेश्चन पढ़ के में समझ आ जाएगा। अगर सिर्फ कर्व सरफेस से हुआ सो दैट विल बी पाई बाय 4 d स्क्वायर इनटू h डिवाइड बाय पाई dh। ठीक है, सो उससे क्या आंसर बनेगा? उससे हमारा आंसर बनेगा d/4। और अगर यहां से हुआ कर्व सरफेस से तो भी हमारा बनेगा d/4। सो दैट डिपेंड्स। इसी तरह कोई और शेप आ सकती है, क्यूबॉइड आ सकता है, कौन आ सकता है, एनी शेप कैन कम। ठीक है, या फिर कोई रैंडम शेप भी आ सकती है। तो कोई भी शेप आए उसके लिए हम क्या करेंगे, वो उसका वॉल्यूम लिखेंगे, उसका एरिया लिखेंगे, और वॉल्यूम और एरिया की हेल्प से हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एल को बोला क्या जाता है? इस एल को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और अफेक्टिव लेंथ। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलो या फिर अफेक्टिव लेंथ बोलो। ठीक है, सो ईदर यू राइट द एक्सप्रेशंस ऑफ वॉल्यूम एंड द एरिया इन द एक्सप्रेशन, तो हमने एक्सप्रेशन निकाला, या तो उसके अंदर वॉल्यूम और एरिया दोनों के एक्सप्रेशन रख दो, वो भी एक ही बात है, या फिर डायरेक्टली एल की वैल्यू रख दो, वो भी एक ही बात है। ठीक है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। But sometimes most of the students confuse this value with the characteristic length that is generally used in the fluid mechanics, the characteristic length which is generally used in the convection or the heat exchanger, or the characteristic length which is used in the mass transfer। तो ये वो नहीं है। इस टॉपिक के अंदर जो characteristic length है उसका सिर्फ एक ही मतलब है, and that is volume by area। इसके अलावा characteristic length का कोई भी मतलब नहीं है। There is no other meaning। सिर्फ यही मीनिंग है, क्या है? वॉल्यूम बाय एरिया, बस, दैट्स ऑल। देयर इज नो अदर मीनिंग एट ऑल। ठीक है, हाँ, बाकी जब हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे, हीट एक्सचेंजर्स पढ़ेंगे, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है दैट इज वॉल्यूम बाय एरिया, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। ओके, नोट कर लिया सबने? So क्या एक्सप्रेशन बनेगा? t minus t infinity divided by ti minus t infinity is equals to exponential of minus h a t divided by rho v c। This will be the expression where L is the characteristic length। ठीक है, तो गाइस जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं वो चाहे आप इस फॉर्मूले से सोल्व करो या पिछले फॉर्मूले से सोल्व करो, एक ही बात है। बिकॉज़ अल्टीमेटली इन द लास्ट फॉर्मूला यू पुट द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया, एंड हियर यू हैव ऑलरेडी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ L, सो वन एंड द सेम थिंग। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो ये एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है, जो आपको याद रखना है। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। कि मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन ht डिवाइडेड बाय rho lc, आई कैन मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और मॉडिफाई कैसे करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई विद l एंड आई विल डिवाइड बाय k। l से मल्टीप्लाई करूंगा, k से डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने l से मल्टीप्लाई किया और k से डिवाइड किया। अब ऑब्वियसली l से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई किया तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन सेम रहे, और अगर k से डिवाइड किया है तो k से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन सेम रहे। व्हाई आई डिड दिस आई विल टेल यू, डोंट वरी। सो नाउ इफ आई कंबाइन सम पैरामीटर्स लाइक h l एंड के, जो रेड में है, अगर रेड वालों को मैं कंबाइन करता हूं सो h l by k, ये एक ग्रुप बनेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी बचा, क्या बचा? इट इज t k डिवाइडेड बाय rho l स्क्वायर एंड c, ये एक अलग ग्रुप बनेगा। तो देयर आर टू ग्रुप्स। ठीक है, दो ग्रुप बन रहे हैं। चेक करते हैं कि दोनों ग्रुप डायमेंशनलेस है क्या। लेट्स चेक h l by k। ठीक है, सो गाइस व्हाट इज द यूनिट ऑफ h? द यूनिट ऑफ h विल बी किलो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर into delta t। so delta t के लिए हम यूज करेंगे केल्विन।
So I can say kilojoule per second meter square Kelvin या फिर joule per second meter square Kelvin के हटा देना थोड़ी देर के लिए. This is the value of H. Joule per second meter square Kelvin या फिर watt per meter square Kelvin, any value you can use. Multiply this with the meter divided by K. K की यूनिट क्या होती है? Joule per second meter Kelvin या फिर watt per meter Kelvin. This is the unit of K. So let's check. Joule, second, Kelvin, meter square, meter. So guys, what do we get? This group is dimensionless. Finally हमें पता लगा ये जो ग्रुप है ये dimensionless है. ठीक है. अब एक बार दूसरा जो ग्रुप है ना उसे भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो भी dimensionless है. Let's check. तो दूसरा ग्रुप है क्या? दूसरा ग्रुप है TK divided by rho L square into C. Time के लिए use seconds. K के लिए joule per second meter Kelvin divided by rho. What is rho? kg per meter cube into L square. L square is meter square. And what is capacity? Heat capacity is joule per kg Kelvin. ठीक है. So let's check. Second, joule, Kelvin, kg, meter cube, meter square, meter. Ultimately क्या बना ये भी dimensionless. So दोनों के दोनों जो ग्रुप बने वो बने dimensionless. So मैंने L से मल्टीप्लाई और K से डिवाइड क्यों किया? So that मेरे पास एक dimensionless ग्रुप बन सके. ठीक है. अब जो फर्स्ट dimensionless ग्रुप बना HL by K, इस फर्स्ट dimensionless ग्रुप को बोलते हैं Biot number. This dimensionless group is known as Biot number. और जो दूसरा dimensionless ग्रुप है KT by rho L square C, इसे बोलते हैं Fourier's number. This second dimensionless group is known as Fourier's number. Biot number and Fourier's number. ठीक है, ये इनके तो नाम है. ओके, हम dimensionless क्यों प्रूव कर रहे हैं? ठीक है, उससे एक बेनिफिट ये है कि आपको सबकी यूनिट्स याद रहेगी. तो सब क्वांटिटीज की यूनिट्स याद रखने का तरीका यही है कि dimensionless नंबर को बार-बार चेक करते रहो कि वो dimensionless है क्या. उससे आपकी जो यूनिट्स याद रखने की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी. लिख क्या हो जाएगा. सही बात है. सुगंधा, इनके सिग्निफिकेंस. सो गाइस क्या लगता है आपको, मतलब सिग्निफिकेंस पता है बिना मैं क्या क्लास एंड कर दूंगा क्या? है सुगंधा, द्विवेदी जी. अभी मैंने डायमेंशनलेस नंबर, मेरे पास टाइम मिला है मुझे सिग्निफिकेंस बताने का. सच बताना, सिग्निफिकेंस बताने का तुमने टाइम दिया अभी? मैंने अभी तो ये दोनों डायमेंशनलेस नंबर जस्ट बताए हैं. इन दोनों का भी डायमेंशनलेस प्रूफ किया है. डायमेंशनलेस प्रूफ करने के बाद मैंने दोनों के नाम बताए. दोनों के नाम बता के तुमने बोला कि सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो. मैंने चुपचाप प्रीवियस स्लाइड दिखा दी. अभी तो कॉमन सेंस है ना कि इनकी जो सिग्निफिकेंस है, इनकी जो डेफिनेशन है, वो मैं आगे भी अगली स्लाइड बताऊंगा. नाम सिर्फ नाम लिखा है ना. वहां पे क्वेश्चन है सर सिग्निफिकेंस. नालायक. अच्छा तो लगता है कि नालायक रहना नहीं है. गेट आने तक तुम्हें इंटेलिजेंट बनना है. ठीक है. पीडी के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे जितने आपने टाइम दिया था उससे ज्यादा टाइम लग रहा था. क्या बात है. मतलब यहाँ बात चल रही है हीट ट्रांसफर की, बात चल रही है बाइट नंबर की, फोरियर नंबर की, लेकिन एक स्टूडेंट उसकी गाड़ी अटकी है कि मेरे जो पीडी का आपने सुबह टेस्ट लिया था ना सुबह, उसके क्वेश्चन वैसे बने नहीं थे गिवन टाइम में. मेरे को टाइम ज्यादा लगा था, है ना. मतलब युद्ध चल रहा है, राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है, पूरा स्ट्रेटेजी बना रहा है कि वॉर कैसे जीता जाए. उसकी वाइफ आती है और बोलती है कि सुनिए मैं कैसी लग रही हूँ. मतलब वो बेचारा युद्ध की तैयारी कर रहा है, वॉर कैसे लड़ा जाए, सेनापति के साथ बैठा है. उसकी वाइफ आके बोल रही थी मैं कैसी लग रही हूँ. मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. यार बातें चल रही है बाइट नंबर की, फोरियर नंबर की. वहां पे मैसेज आता है सर सुबह पीडी का टेस्ट था और जो क्वेश्चन देना वो गिवन टाइम में बन नहीं रहे थे. अरे नालायक, अगर तेरे को कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, बताऊंगा मैं तेरे को. यार मना क्या मैंने. कल मेरा एएमए सेशन है, एएमए सेशन है. ठीक है, आस्क मी एनीथिंग. ठीक है, ये सेशन है कल मेरा 5 बजे यूट्यूब पे. ठीक है, कब है? 5 बजे. कहाँ पे? यूट्यूब पे. लिंक मैं आज शेयर कर दूंगा सोने से पहले. ठीक है, जिसको भी जो भी पूछना है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बने या रिगार्डिंग सिलेबस का, रिगार्डिंग प्रिपरेशन का, रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज का, रिगार्डिंग गेट का, कोई भी अगर आपका डाउट है तो कल मुझसे पूछ लेना इस सेशन में आके. आस्क मी एनीथिंग. ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेना, कोई बात नहीं. ठीक है बता देंगे तुम्हें. जब एनीथिंग लिख दिया तो फिर एनीथिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं. डोंट वरी. ओके, तो जो भी डाउट है कल पूछना तुषार, है ना. अभी तुम कैसे लग रहे हो, कैसे नहीं लग रहे हो, ये अभी पूछने का समय है नहीं. अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना. चलिए आगे बढ़े फिर, है ना. बाइट नंबर क्या है? HL by K. ठीक है गाइस, इस इन टर्म्स को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड विद एरिया, देन सी व्हाट हैपेंस. एक तो फैक्टर बनेगा H into A, है ना, और एक दूसरा फैक्टर बनेगा L upon K into A. अब इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूं? L upon K into A डिवाइडेड बाय 1 upon H into A. अगर आपको याद हो तो ये जो न्यूमरेटर वाला चीज है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन, और जो डिनोमिनेटर वाली चीज है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन. सो एक्चुअली में बाइट नंबर होता क्या है? व्हाट इज बाइट नंबर?
Byte number is defined as the ratio of conduction resistance, ratio of resistance due to conduction and resistance due to convection. इसका रेशो है। तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अगर बाइट नंबर रेजिस्टेंसेस का रेशो है तो एक्चुअल में बाइट नंबर क्या बताएगा? एक्चुअल में आप ये सोच सकते हो कि बाइट नंबर में ये बताएगा ना कि जो हीट ट्रांसफर है वो किस वे से इजी है और किस वे से मुश्किल है। मतलब कंडक्शन हीट ट्रांसफर आसान है या कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर आसान है, ये तो पता लगेगा। इफ बाइट नंबर की वैल्यू ज्यादा है, लेट्स से इट इज ग्रेटर देन 1, so obviously जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है दैट इज ग्रेटर देन द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। एंड इफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर का जो रेजिस्टेंस है वो कन्वेक्शन के हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो गाइस इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर करना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आसान है बट हीट को कंडक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। सो हीट कंडक्शन उतना आसान नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, बट कन्वेक्शन इज इजी बिकॉज़ रेजिस्टेंस इज लेस। ठीक है, अगर बाइट नंबर की वैल्यू क्या बोली मैंने, अगर बाइट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। न्यूमरेटर ज्यादा है मतलब कंडक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर कंडक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन इज डिफिकल्ट एंड कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस कम है इसलिए हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इज इजी, है ना। एंड वाइस वर्सा if बाइट नंबर is less than 1 conduction heat transfer will be less, and if conduction heat transfer is less then it is very easy for the heat to conduct, है ना। सो बेसिकली बाइट नंबर हमें रेजिस्टेंसेस का रेशो बताता है और रेजिस्टेंसेस के रेशो की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है दैट इज इजी बाय कंडक्शन और इजी बाय कन्वेक्शन। ठीक है, तो सपोज करो मैं कोई एप्लीकेशन की बात करता हूं, सपोज हीट एक्सचेंजर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। हीट एक्सचेंजर्स की बात करते हैं, अब हीट एक्सचेंजर्स में एक हीट ट्रांसफर थ्रू ट्यूब भी हो रहा है ना। एक तो हमारा कन्वेक्शन है कि हॉट फ्लूइड इज फ्लोइंग एंड कोल्ड फ्लूइड इज फ्लोइंग, बट उस हॉट और कोल्ड को जो मटेरियल सेपरेट करता है ना, वो उस मटेरियल का भी तो अपना रेजिस्टेंस है जिसे कार्बन नेगलेक्ट कर देते हैं, because the cold fluid is flows in the shell and hot fluid flows in the tube. So tube के अंदर जो hot fluid है वहां से एनर्जी कोल्ड को मिल रही है through the tube material. Now the tube material will have its resistance now, that is known as conduction resistance. Now I don't want it to be more because if it is more then the heat that reaches to the cold fluid which is present in the shell will be less. So I want it to be less, and if I want it to be less it means I want my Biot number to be very less. Because अगर Biot number बहुत कम होगा तो कंडक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो इसका मतलब आराम से जो हीट है वो एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, है ना। कंडक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगा, तो जो ट्यूब का मटेरियल है वो वहां पे है या नहीं मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे जहां पे सॉलिड बॉडी इन्वॉल्व है उस सॉलिड बॉडी में हम ये देखते हैं कि वेदर थ्रू दिस बॉडी हीट ट्रांसफर इज इजी और नॉट। ठीक है, वहां बाइट नंबर की एप्लीकेशन आ जाती है। सो बाइट नंबर के अंदर जो के होता है, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है बाइट नंबर के अंदर, वो हमेशा किसकी होती है? सॉलिड बॉडी की। किसकी थर्मल कनेक्टिविटी है? सॉलिड बॉडी की थर्मल कनेक्टिविटी है, या फिर मटेरियल की थर्मल कनेक्टिविटी है जिस मटेरियल के अंदर या बाहर कोई फ्लूइड फ्लो करता है। सो जो थर्मल कनेक्टिविटी है इन द केस ऑफ बाइट दैट बिलोंग्स टू द सॉलिड। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है बिकॉज़ आगे हम कन्वेक्शन में भी एक डायमेंशनलेस नंबर पढ़ेंगे, इसका नाम है नसेल्ट नंबर। ठीक है, तो वो दिखने में बिल्कुल बाइट नंबर जैसा होता है HL/K, बट काफी डिफरेंट है। तो जब हम नसेल्ट नंबर पढ़ लेंगे ना तब मैं आपको पूरी डिफरेंस बताऊंगा कि नसेल्ट नंबर और बाइट नंबर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो अभी के लिए आई होप बाइट नंबर में आपको इतनी क्लियरेंस आ गई होगी कि बाइट नंबर में बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। एंड इन आवर पर्टिकुलर एग्जांपल, जो हमारा एग्जांपल है उसकी हमने तो स्टार्टिंग ही पहले एक पॉइंट से की थी। अगर आप स्टार्टिंग देखो, हमने तो स्टार्टिंग इस पॉइंट से की थी कि K इज वेरी हाई। देखो स्टार्टिंग में पहले पेज पहली स्लाइड पे लिखा था K इज वेरी हाई। सो इफ K इज वेरी हाई गाइस, इसका मतलब क्या है? इफ K is very high it means the resistance due to conduction is very low, and if resistance due to conduction is very low Biot number is very low. So क्योंकि K की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए L/K A की वैल्यू बहुत कम है और इसलिए Biot नंबर की वैल्यू भी बहुत कम है। ठीक है, सो गाइस जनरली देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारा Biot नंबर है वो 0.1 से भी कम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा केस है जिसके लिए हमने भी फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में जब Biot नंबर की वैल्यू 0.1 से कम आती है तो। ठीक है, अगर Biot नंबर की वैल्यू 0.1 या 0.1 से ज्यादा आती है तो क्या करेंगे? Anybody? अगर हमारे बाइट नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 आती है तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला जो मैंने कहा था याद रखना, ये फॉर्मूला जो मैंने कहा था याद रखना, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो टेंपरेचर निकालेंगे या टाइम निकालेंगे, जो भी पूछा है। और अगर बाइट नंबर की वैल्यू 0.1 आ जाती है, 0.1 से ज्यादा आ जाती है तो क्या करेंगे? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गाइस? तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? बिकॉज़ हमारे पास दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है। इस टॉपिक में बस फॉर्मूला ही है। तो बाइट नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 आए या 0.1 आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब हमारे सिलेबस में फॉर्मूला ही एक है तो हम कोई दूसरा फॉर्मूला लगाने की सोच नहीं सकते ना। तो ऐसा बताते हैं टीचर्स, है ना, टीचर्स ऐसा बताते हैं कि बाइट नंबर पहले चेक करो और बाइट नंबर चेक करने के बाद फॉर्मूला लगाओ। बट मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि बाइट नंबर चेक करने की नीड ही नहीं है, हमारा सिलेबस में ही फॉर्मूला दे रखा है टाइम निकालने के लिए, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, टाइम निकालो, आगे बढ़ो, क्यों अपना टाइम खोटी करते हो बाइट नंबर निकाल के? ठीक है, तो सीधा चुपचाप ये फॉर्मूला लगा देना और आप अपना आंसर निकाल लेना, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकली नहीं है जिसमें 0.1 से ज्यादा वैल्यू आए, न्यूमेरिकली नहीं है। और अगर आएगा तो गेट का फॉल्ट अपना फॉल्ट नहीं है, हमें तो जब फॉर्मूला गेट वाले ने दिया तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, अपना क्या फॉल्ट है? ठीक है, यस जरी वाला यहाँ पे दिमाग लगा रहा है। सर ने बोला अगर बाइट नंबर वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 है तो भी फॉर्मूला लगा दो। अगर तो भी फॉर्मूला लगाना है तो फिर सर ऐसा किस बताइए 0.1 से कम? अभी दिमाग चल रहा है। नलायक, रियलिटी के अंदर अगर 0.1 से ज्यादा होता है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। इन द रियल केस अगर आप बीटेक कर रहे होते तो
0.1 से ज्यादा बाइट नंबर पे फॉर्मूला नहीं लगाते। मैं तो बस गेट की बात कर रहा हूं, तो मैं समझा रहा हूं कि गेट में अगर क्वेश्चन आया है टाइम निकालने का तो ऑब्वियसली बाइट नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सो आई एम सजेस्टिंग यू टू सेव द टाइम एंड जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन सही हुआ तो आंसर आ जाएगा, अगर गलत हुआ तो एम्प्टी होगा, सबको आंसर वैसे मिल जाएगा मार्क्स। तो खोने को कुछ नहीं है, सीधा चुपचाप फॉर्मूला लगा देना, मजे करना जिंदगी के। सुमन सो लेस देन 1, लाइक लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0.1। ये 1 दिख रहा है तुम्हें? ये 0.1 लिखा है, लेस देन 1 क्यों बोल रहे हो? बीटेक अगर कर रहे होते तो वही बीटेक कर रहे होते, कर सकते हो तो बीटेक। चलो ग्रेट, बढ़िया बधाई। अच्छा नोट कर लिया सबने गाइस, आगे बढ़े अगर ये सब कुछ नोट कर लिया हो तो। ओके दूसरा नंबर क्या है? के टी बाय अल्फा एल स्क्वायर सी। ठीक है, अल्फा नहीं 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 नहीं, ये नंबर कैसे है? क्या नंबर था? के टी बाय रो एल स्क्वायर सी। अल्फा लिखता हूं, के टी बाय रो एल स्क्वायर सी और के बाय रो सी, के बाय रो सी को मैं अल्फा बोल सकता हूं, अल्फा टी बाय एल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा क्या होता है? थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ पे जो अल्फा टर्म है, अल्फा टर्म क्या है? अल्फा टर्म है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी में बताती है कि हाउ इजी इट इज टू डू द कंडक्शन। कंडक्शन करना कितना आसान है, बिकॉज इफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज हाई देन हीट कैन डिफ्यूज इजीली। तो बेसिकली जो न्यूमरेटर है वो मुझे डिफ्यूजन का या कंडक्शन का आइडिया देता है। इट गिव्स मी द आइडिया ऑफ डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर और कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है व्हिच इज एल स्क्वायर, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर की बात करूं तो एल स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करूं तो रो एल स्क्वायर सी है। तो एल स्क्वायर जो टर्म है ना, एल स्क्वायर वाली टर्म एरिया को डिनोट करती है, और एरिया कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक कैपेसिटी को डिनोट करता है। जिनका आईपीसी हो गया है उनको क्लियर हो रहा होगा कि एरिया कहीं ना कहीं कैपेसिटी को डिनोट करता है। बिकॉज़ आईपीसी में हमने कई बार एरिया को इस सेंस में पढ़ा है। ठीक है, कैपेसिटेंस की फॉर्म में पढ़ा है कि मोर द एरिया मोर विल बी द कैपेसिटी टू स्टोर द मास, और मोर द एरिया मोर विल बी द कैपेसिटी टू स्टोर द हीट और स्टोर द एनर्जी। सो एल स्क्वायर इज समवेयर रिलेटेड टू द एरिया एंड एरिया समवेयर रिलेटेड टू द स्टोरेज। कैपेसिटी को या स्टोरेज को डिनोट करता है। ठीक है, सो हाउ मच इट कैन स्टोर, ये गिवन बॉडी है तो कितना स्टोर कर सकती है। तो न्यूमरेटर में आइडिया देता है थर्मल डिफ्यूजन का और डिनोमिनेटर में आइडिया देता है थर्मल स्टोरेज का। ठीक है, सो डिफ्यूजन बाय स्टोरेज का एक ही हमारे पास नंबर है जिसे बोलते हैं फोरियर नंबर। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर फोरियर नंबर ज्यादा है तो डिफ्यूजन अच्छा होगा, डिफ्यूजन इज इजी। फोरियर नंबर कम है तो गाइस स्टोरेज ज्यादा होगी और डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, है ना। बिकॉज अगर डिफ्यूजन हो रहा है आसानी से तो स्टोर नहीं रहेगा ना, वो चला जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा तो स्टोरेज कम हो जाएगी, और अगर ट्रांसपोर्ट मुश्किल होगा तो स्टोर ज्यादा रहेगा, है ना। कहीं ना कहीं से आप खर्चे से देख सकते हो, अगर रेगुलर खर्चा करते रहोगे तो सेविंग्स कम हो जाएगी, खर्चे बंद कर दोगे तो सेविंग्स बढ़ जाएगी। तो उन दोनों का रेशो है, खर्चे का और सेविंग्स का रेशो कहीं ना कहीं ये मैं बताता है ये नंबर कि खर्चा ज्यादा है या सेविंग्स ज्यादा है, डिफ्यूजन ज्यादा है या स्टोरेज ज्यादा है, उस चीज का रेशो है। ठीक है, तो वाइड नंबर हमें बताता है कि जो कन्वेक्शन या कंडक्शन उन दोनों में कौन ज्यादा है, लेकिन उससे भी पहले हमें देखते हैं कि स्टोरेज ज्यादा है या कंडक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में के की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, और के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर है, जो न्यूमरेटर फोरियर नंबर का डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर, उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज़ न्यूमरेटर डिपेंड्स अपॉन के, अल्फा डिपेंड्स अपॉन के। तो अगर डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्टोरेज कम हो जाएगी, और स्टोरेज कम हो रही है, इसी को तो हमने हीट बैलेंस में लिखा था बाय द हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। सो हीट इज गेटिंग लॉस्ट बाय द बॉडी, ऑब्वियसली द स्टोरेज इज लेस, तो फोरियर नंबर की वैल्यू शुड बी हाई इन दिस एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल फोरियर नंबर इज हाई। अब कितना हाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे बाइट की वैल्यू लेस देन 0.1, फोरियर की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, बट इट शुड बी हाई। ठीक है, और वो अपने आप हो जाएगा, अगर बाइट नंबर कम होगा ना तो फोरियर ज्यादा ही होगा, ये दोनों वाइस वर्सा ही है। बाइट इज जनरली रिवर्स ऑफ द फोरियर्स, बिकॉज़ इफ बाइट नंबर इज वेरी लेस ऑब्वियसली थर्मल कंडक्टिविटी इज लेस, एंड अगर थर्मल कंडक्टिविटी इज लेस ऑब्वियसली द फोरियर नंबर इज मोर। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दे बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। ठीक है, सो फॉर दिस एग्जांपल द बाइट नंबर इज वेरी लेस एंड फोरियर नंबर इज हाई। सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट दैट फोरियर नंबर डिफाइंस द रेशियो ऑफ डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर टू द हीट ट्रांसफर स्टोरेज। डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट रेट डिवाइड बाय थर्मल स्टोरेज, या फिर थर्मल स्टोरेज रेट, इसको रेट से डिफाइन कर दो। ठीक है, डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर, डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर रेट टू द थर्मल स्टोरेज रेट, defined as a ratio of diffusive heat transfer rate to the thermal storage rate. High value of Fourier's number represents high value of Fourier's number represent heat transfer rate. High value of Fourier's number represent high heat transfer rate by conduction or diffusion. High value of Fourier's number represent high value of Fourier's number represent high heat transfer rate by diffusion or conduction. High value of Fourier's number represents high heat transfer rate by diffusion or conduction, which ultimately
significantly, which also means that storage of the heat is less. Which also means that the storage of heat is less. Which also means that the storage of heat is less. Full stop. It can be directly related. It can be directly related. Which also means that the thermal storage is less. Which also means that the thermal storage is less. उसके बाद मैं लिखवा रहा हूँ, it can be also related with spending and savings. It can be also related with spendings and savings. If spending is more, savings decreases, and if savings is more, if spending is less, then saving is more. If spendings are more, savings decreases, and if spendings are less, then savings increases. It can also be related to spendings and savings. If spendings are more, savings are less, and if spendings are less, savings are more. So अगर आपके घर में खर्चा बहुत ज्यादा है, that means आपके घर का फोरियर नंबर बहुत ज्यादा है. आपके घर का खर्चा कम है, आपके घर का फोरियर नंबर कम है. So क्या लगता है आपको आपके घर के फोरियर नंबर की क्या वैल्यू है? लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है? सुगंधा करी ग्रेटर देन 1 है. ज्यादा है. अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर के लिए अगर मैं हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो हीट ट्रांसफर के लिए तो फोरियर नंबर हाई होना चाहिए. फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर द फोरियर नंबर शुड बी हाई बिकॉज़ इन द हीट ट्रांसफर आई स्टडी ट्रांसपोर्ट. मैं हीट ट्रांसफर में ट्रांसपोर्ट पढ़ता हूं तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा तो फोरियर नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ ट्रांसपोर्ट ज्यादा होने का मतलब है कि डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर इज मोर. बट अगर मेरा ऑब्जेक्टिव हीट ट्रांसफर नहीं है, इफ माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट हीट ट्रांसफर, माय ऑब्जेक्टिव इज टू स्टोर द एनर्जी, है ना? लाइक इन द आईपीसी वी स्टडीड एग्जांपल ना, एनर्जी कैपेसिटी सिस्टम. सो इफ माय सिस्टम इज एनर्जी कैपेसिटी सिस्टम whose aim is to store the energy, then obviously the Fourier's number should be low. So that depends upon the aim. If your aim is to do transport, Fourier number should be high, and if your aim is to save the energy, conserve the energy, store the energy, then Fourier's number should be low. So जो भी आपका aim है उस पर्टिकुलर केस के लिए Fourier नंबर निकाल लो. मान लो आपका एम है ट्रांसपोर्ट करना, Fourier नंबर लेस देन 1 है, तो गाइस ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा ढंग से. और आपका एम है स्टोरेज करना, वहां पे Fourier's नंबर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो स्टोरेज नहीं हो पाएगी. तो Fourier's नंबर में इस बात का हिंट देता है कि अगर आप स्टोरेज करना चाहते हो सो कैन यू सक्सीड इन दैट, और अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो कैन यू सक्सीड इन दैट. तो दोनों का हमें आइडिया देते हैं Fourier's नंबर. ठीक है. सो इट्स नॉट अबाउट कि लेस और मोर, इट्स अबाउट कि आपका एम क्या है वो डिफाइन करेगा Fourier's नंबर ज्यादा होना चाहिए या कम. नहीं L नॉर्मल लेंथ नहीं है गाइस. अभिषेक, L इज नॉट नॉर्मल, L इज वॉल्यूम बाय एरिया. नॉर्मल L तो था ही नहीं ना इसमें, वो वॉल्यूम बाय एरिया ही है. L इज वॉल्यूम बाय एरिया. ठीक है. तो गाइस मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो Fourier's नंबर है उसका जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को तो ज्यादा ही रखो, अभी कम रखना नहीं चाहिए फैमिली के लिए. डिफ्यूजिव ट्रांसफर रेट अच्छा होना चाहिए तभी फैमिली खुश रहेगी. बट इसका जो डिनोमिनेटर है ना उस पर इतना काम करो कि न्यूमरेटर को कितना भी ज्यादा रखो तब भी डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा रहे. न्यूमरेटर को तो ज्यादा रखना है पर खुद पे इतना काम करना है, इतनी मेहनत करना, इतना हार्ड वर्क करना है कि उसका डिनोमिनेटर Fourier का हमेशा न्यूमरेटर से कम रहे लाइफ में. समझ रहे हो? मतलब आपकी स्पेंडिंग आप डबल कर दो तो स्टोरेज को 4 टाइम्स कर दो मेहनत करके, तो आपकी स्पेंडिंग भी रहेगी, सब कुछ भी रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी स्टोरेज भी बनी रहेगी, वो भी इफेक्ट नहीं होगी. ठीक है. तो हमें अपने खर्चे कट नहीं करने, खर्चे कट नहीं करने, हमें अपनी कहीं ना कहीं जो स्टोरेज है, जो अर्निंग कैपेसिटी है ना, उसे इंक्रीज करना है. खर्चे कट करके फायदा नहीं है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाकर फायदा है. आप ज्यादा कमा लो ना, खर्चे कम होने से क्या हो, कमा ज्यादा लो, कमा ज्यादा लोगे तो खर्चे मैनेज हो जाएंगे. ठीक है. चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. आगे पढ़ेंगे, कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे आपका कंडक्शन होता है ओवर, कंडक्शन इज ओवर. ठीक है. सो गुड बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे विद अ न्यू चैप्टर कन्वेक्शन. गुड नाइट. गुड नाइट.